अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी आखिरी अल्टीमेटम, तो ईरान भी शेर की तरह दहाड़ पड़े। अंडरग्राउंड मिसाइल को लॉन्च पेलोड में किया लोड, बड़ी तैयारी, टेंशन में अमेरिका इजराइल। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में ईद की नमाज के बाद मिस्र में सड़कों पर उतरे लोग। उधर फ्रांस में मुस्लिम विरोधी नेता को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई सजा। इसी के साथ आपको बताएंगे नेपाल की सबसे बड़ी मार्केट में 1 करोड़ की लूट, पलक झपकते ही सब साफ, उठे कई सवाल। तो दोस्तों सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, अमेरिका और ईरान की तनातनी कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। अमेरिका के हमले की धमकी के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच ईरान की सेना ने किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चरों पर लोड कर दी गई है और लॉन्च के लिए तैयार है। तेहरान टाइम्स ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पैंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की मिसाइल तैनाती डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ घंटों बाद हुई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान को परमाणु डील न करने पर बमबारी की धमकी दी थी। ईरान ने पिछले सप्ताह वाशिंगटन के साथ सीधी बातचीत के ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके बाद एनबीसी न्यूज को टेलीफोन पर दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और ईरानी अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। ट्रंप ने एक टेलीफोन इंटरव्यू में कहा, अगर वे कोई समझौता नहीं करते हैं तो बमबारी होगी। यह ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, अगर वे कोई समझौता नहीं करते हैं तो मैं उन पर सेकेंडरी टैरिफ लगाऊंगा, जैसा मैंने 4 साल पहले लगाया था। इससे पहले ट्रंप ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान को सीधी बातचीत करने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रविवार को कहा कि वो अमेरिका के साथ सीधे तौर पर कोई समझौता नहीं करेगा। पेजेश्कियान ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत की संभावना को हमने खारिज कर दिया है, लेकिन साफ नहीं है कि ट्रंप अप्रत्यक्ष बातचीत करने के लिए राजी होंगे या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने 12 मार्च के यूएई के एक दूत के जरिए ईरान को चिट्ठी लिखी थी। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नए सिरे से बातचीत करने के लिए न्योता दिया गया था। इसमें यह भी धमकी दी गई थी कि अगर ईरान वार्ता में शामिल नहीं होता है तो अमेरिका तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए कुछ करेगा। इससे पहले ईरान ने 26 मार्च को अपनी तीसरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया था। 85 सेकंड के इस वीडियो में सुरंगों के भीतर मिसाइलें और आधुनिक हथियार दिखाई दी थी। बता दें कि राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को एक तरफा रूप से बाहर कर लिया था। इसके पहले ईरान के साथ पिछले समझौते में अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील के बदले में तेहरान की परमाणु गतिविधियों पर सख्त सीमाएं लगाई गई थी। सौदा समाप्त होने के बाद ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को तेज कर दिया था। रिपोर्ट बताती है कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन हथियार बनाने के स्तर के करीब है और वो कुछ सप्ताह में परमाणु हथियार बना सकता है। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, सोमवार को ईद उल फित्र की नमाज के बाद मिस्र में हजारों लोगों ने फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में हो रही तबाही और निर्दोष लोगों के मारे जाने पर अपना गुस्सा और दुख जाहिर किया। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों को उनकी जमीन से जबरन निकालने की किसी भी कोशिश का विरोध किया। ये जानकारी तुर्की के अनादोलू न्यूज एजेंसी ने दी। राज्य से जुड़े अल काहिरा न्यूज चैनल के मुताबिक मिस्र के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने मिस्री और फिलिस्तीनी झंडे लहराए और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। इन प्रदर्शनों में आम जनता के साथ धार्मिक और सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। दरअसल 18 मार्च को इजरायली सेना ने गाजा पर अचानक एक बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में 920 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा घायल हो गए। इस हमले ने संघर्ष विराम और कैदियों के अदला बदली के समझौते को पूरी तरह खत्म कर दिया। इससे पहले इजरायल और हमास के बीच युद्ध रोकने को लेकर बातचीत चल रही थी।
लेकिन इस हमले के बाद हालात और बिगड़ गए। अक्टूबर 2023 में गाजा पर इजरायली हमले शुरू हुए थे, जो अब तक जारी है। इन हमलों में अब तक 50,200 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। हालांकि ये सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं दूसरी ओर फ्रांस की एक अदालत ने सोमवार को दक्षिण पंथी पार्टी नेशनल रैली के लीडर मरीन ले पेन को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन्हें 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले के बाद ली पेन 2027 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ली पेन के अलावा उनकी नेशनल रैली आरएन पार्टी के 8 और नेताओं को दोषी ठहराया गया है। इन लोगों पर यूरोपीय संसद में फर्जी नौकरी घोटाले में पब्लिक फंड का गबन करने का आरोप है। कोर्ट ने माना कि इन लोगों ने यूरोपीय संसद के फंड का फायदा उठाकर ऐसे सहायकों को नियुक्त किया जो हकीकत में पार्टी के लिए काम कर रहे थे। दरअसल मरीन ले पेन को राष्ट्रपति मैक्रोन का मुखर विरोधी माना जाता है। फ्रांस में पेन की पहचान एक कट्टर राष्ट्रवादी और प्रवासी विरोधी की है। अपने आक्रामक भाषणों से पेन ने युवाओं के बीच खासी लोकप्रियता हासिल की है। पेन फिलहाल नेशनल असेंबली के मेंबर है। उनके पिता जीन मैरी ले पेन भी फ्रांस के बड़े दक्षिणपंथी नेता थे। कई साल तक बतौर वकील काम करने के बाद 2011 में पेन अपने पिता की बनाई राइट विंग विपक्षी पार्टी नेशनल फ्रंट में आ गई। जल्द ही पार्टी में उनका कद बढ़ने लगा। प्रवासी और मुसलमान विरोधी नजरिया उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला। हालांकि पेन अपने पिता के मुकाबले उदारवादी मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर जी हां दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू के कोटेश्वर इलाके में शुक्रवार को भाट भटेनी सुपरमार्केट में हुई तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना ने पूरे देश को चौंका दिया है। ये सुपरमार्केट नेपाल की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है, जहां हर दिन हजारों ग्राहक खरीदारी के लिए आते हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों ने न केवल भारी तोड़फोड़ की बल्कि लगभग 1 करोड़ रुपए का सामान भी लूट लिया। इस घटना ने व्यापारियों और स्थानीय निवासियों के बीच दहशत पैदा कर दी है। भाट भटेनी सुपरमार्केट के मुख्य परिचालन अधिकारी COO पानु पौडेल ने बताया कि इस हिंसा में सुपरमार्केट को लगभग 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा लूटपाट में करीब 64.88 लाख रुपए का सामान उठा लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगे ब्रांडेड सामान और कीमती चीजों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा सुपरमार्केट के बाहर के कांच के पैनल भी तोड़ दिए गए, जिससे इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। COO पौडेल के मुताबिक नुकसान का कुल आकलन अभी जारी है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इमारत के बाहरी हिस्से में लगे कांच के पैनलों को तोड़ने से 11.85 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं शोकेस और अन्य सजावटी सामग्री को नुकसान पहुंचाने से 2.65 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा सुपरमार्केट के काउंटरों से करीब 94,000 रुपए नकद भी लूट लिया गया। ये घटना प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र की विफलता को भी उजागर करती है, क्योंकि इतने बड़े बाजार में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। स्थानीय पुलिस और काठमांडू घाटी अपराध जांच कार्यालय की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां शनिवार और रविवार को हुई, जबकि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि हिंसा राजशाही समर्थक समूह के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई। प्रदर्शनकारियों ने सुपरमार्केट में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की और लूटपाट की, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। नेपाल सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वो सख्त कदम उठाए। व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। राजधानी में इस हिंसा ने व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।